नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। लेटरल एंट्री पर रार बीच बहस में आपका स्वागत है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जिस तरह से लेटरल एंट्री को लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर रिक्तियां निकाली थी, जो कि यूपीएससी के जरिए भरी जाना थी। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के जो पद हैं वो भरे जाते हैं। लेकिन जैसे ही यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया, उसके बाद इस पर सियासत और राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने तमाम सारे सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ये छलावा है। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी। जब से ये विज्ञापन जारी हुआ उसके बाद से लगातार विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पर आई। एक तरफ राहुल गांधी ने इसे आरक्षण का हनन बताया, तो दूसरी तरफ खड़गे भी ये बोले कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है इसके जरिए आरएसएस के लोगों को भर्ती देना चाहती है और एससी, एसटी, ओबीसी का जो हक है वो छीनना चाहती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो भी इसके साथ इसके विरोध में उतर आए थे। चिराग पासवान ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी आरक्षण का साथ देना चाहते हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये जो फैसला है वो गलत है। सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण जरूर से जरूर मिलना चाहिए। इसको लेकर जैसे ही इस विज्ञापन को रद्द किया गया, उसके बाद से खड़गे का एक और ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तानाशाही का काम चल रहा था, जो सत्ता चलाई जा रही थी, उस पर ये जवाब है कि संविधान के तहत इससे जीता जा सकता है। तमाम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे बीच मौजूद है। शिशिर जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार विभांशु जोशी जी हमारे बीच मौजूद है। विभांशु जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। प्रकाश जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार राममोहन चौकसे जी हमारे बीच मौजूद है। राममोहन जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार शुभकरण पांडे जी हमारे बीच मौजूद है। शुभकरण जी बहुत स्वागत है। तो पहले जिस तरह से 45 जो रिक्तियां थी, 45 जो पद थे, वो यूपीएससी के जरिए निकाले गए, बाकायदा उसका विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन जिस तरह से तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, उसी के बाद मोदी सरकार ने अपना जो फैसला था वो वापस ले लिया है और यूपीएससी को पत्र लिख दिया है कि उन रिक्तियों को जो निकाली गई थी 45, उस विज्ञापन को खत्म किया जाए। तो इसके बाद भी पहले जिस तरह से सियासत राजनीति थी और जिस तरह से यू टर्न लिया सरकार ने, उसके बाद भी एक बार विपक्ष फिर हमलावर हो गया। मैं सीधे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास में आता हूं। शिशिर जी, पहले जिस तरह से लेटरल एंट्री की हम बात करें, हालांकि ये भी सही है कि लेटरल एंट्री में कोई ये पहला मौका नहीं था कि जब उसके जरिए इस तरह के पद भरे जाने थे। हालांकि ये जरूर है कि 45 पद एक साथ शायद पहले कभी नहीं निकले थे जिस तरह से मोदी सरकार ने विज्ञापन जारी कराया था। लेकिन मैं आपसे दोनों चीज समझना चाहूंगा कि पहले लेटरल एंट्री के जरिए वो 45 पद निकले, वो नियुक्त किया जाना था, फिर उसको यू टर्न ले लिया गया। किस रूप में देखते हैं दोनों की, कि क्या वाकई इसमें भी जो आरक्षण का एक कॉज आया, इसके वजह से मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा? राजेश जी, चूंकि ये मामला अभी सामने आ गया, सुर्खियों में आ गया, इस पर विज्ञापन जारी हुआ और ये इस वजह से चर्चा में आ गया पूरे देश में। और एक कहावत होती है कि जिस के पैर में कहीं चोट लगी होती है, उसको बार बार पैर में उसी पैर में चोट लगती रहती है। इस समय सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार के जो सहयोगी दल हैं ये हर मामले में पेच फंसाते हैं और ऐसी उम्मीद विश्लेषक करते रहे हैं कि चूंकि ये बैसाखियों की सरकार है, कोई भी निर्णय लेती है तो उस पर इन लोगों का बीच में रोड़ा जरूर आ जाता है। ये अकेला, ये एक मामला यही अकेला नहीं है। देखिए, इसके पहले राजेश जी लोकसभा में आपने देखा होगा, वक्फ बोर्ड वाले मामले में सरकार को यूटर्न लेना पड़ा। सरकार वो उस बिल को लाई थी और उसके बाद एक संसदीय समिति बनाई गई और उसके माध्यम से काम शुरू हुआ। इसमें भी भर्ती का मामला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने अभी जो कहा है, ये नेहरू जी के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से, राजीव जी के टाइम से, मनमोहन सिंह जी के समय से, नरसिंहा राव जी के समय से ये होता रहा है इस तरीके का। आप तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। आप इसके पहले एक अभी कुछ दिन पुराना ही एक मामला है, आपने देखा होगा, एक महिला आईएएस अधिकारी का विकलांग कोटे से उसकी भर्ती हुई थी। महाराष्ट्र में बहुत कुछ हंगामा हुआ था और बाद में यूपीएससी के चेयरमैन को रिजाइन करके जाना पड़ा। ये तो एक परत निकली थी, प्याज का एक छिलका निकला था
कितने बड़े मामले हैं, कितना अंदर खाने, कितना इसमें किस तरीके से किया जाता है, आप और हमको तो पता नहीं लग पाता है सर। हम लोग तो बहुत निचले लेवल पे देख रहे हैं, ऊपर बहुत बड़े बड़े मामले होते हैं। ये मामला चूंकि सामने आया, और जिस तरीके से राजेश जी आपने कहा, ये चूंकि 45 की इन्होंने जब ये वैकेंसी निकाली थी, इसको ये बिना विज्ञापन के भी कर सकते थे। जिस तरीके से होता है, बहुत सारी चीजें अंदर खाने होती हैं, और पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीजें हुई हैं, भाजपा शासित राज्यों में भर्ती की गई हैं। इसके पहले वो सेवा दल के नाम पे किया करते थे, जब इसके पहले की जब सरकारें रही हैं, वो नेहरू गांधी के नाम पे जो ट्रस्ट हुआ करते थे, आयोग हुआ करते थे, इंदिरा जी के नाम पे, जवाहर जी के नाम पे। आज देखिए बहुत सारे जवाहर भवन बना हुआ है हमारे यहाँ देश में, नेहरू गांधी शोध संस्थान बने हुए हैं देश में, बहुत सारे गांधी जी, नेहरू जी के नाम पे संस्थान हैं जो बिल्कुल मतलब रेगुलर नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यूपीएससी में उन्होंने इस तरह की भर्ती का प्रयास किया था और अपनों से ही इनको मौका मिल गया, लोकसभा में राजेश जी चूंकि विपक्ष ने हंगामा किया था, तब वहाँ ये कहा गया कि अपने लोगों में कुछ लोगों में असहमति थी, इसलिए हमने ये कमेटी बना दी। यहाँ अभी चिराग पासवान जी का जैसा अभी कहा, तो चिराग पासवान जी ने विरोध किया है। उसके अलावा जो हमारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे इनके सहयोगी दल, उसमें छोटे एक एक सांसद जिनके हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, और जातिगत आधार है। बेहतर बात आप कर रहे हैं कि दूसरे तो सही, विपक्ष तो ठीक है। जब आप अपनों से घिरते हैं और फिर जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से संख्या बल लोकसभा में है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में जिस तरह से बिहार में वहाँ पर चुनाव है, ये तमाम सारी चीज़ें रही होंगी मोदी सरकार के सामने, उसी के बाद ये यू टर्न लिया गया है। यानी कि सिर्फ इसके पीछे विपक्ष नहीं है, बड़ा जो फैक्टर है वो अपने ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे राजेश जी। कहीं ना कहीं सहयोगी दलों ने जिस तरह से विरोध जताया, और ऑन कैमरा आके उन्होंने ये बोला भी, जैसे कि पासवान जी ने ये कहा कि हम देखिए सहमत नहीं है इससे, ये जो सरकार ने फैसला लिया है इसमें हमारी सहमति नहीं है। और इसके सांसद नीतीश कुमार हो, क्योंकि जिस तरह से बिहार का जिक्र किया गया आरक्षण को मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी आरक्षण का मुद्दा गर्म है, जो कोटे पर कोटा दिया गया, आरक्षण को लेकर बात की जा रही है, जातिगत जनगणना को लेकर बात की जा रही है, तमाम मुद्दे सियासत के बने हुए हैं और लगातार इन पर राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी को देखते हुए विरोध किया गया, और हो सकता है इसी की वजह से जो सरकार है वो पीछे भी हट गई है। विभांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा इसी सवाल को लेकर। मैं चाहूंगी पहले तो आप दर्शकों को थोड़ा क्लियर करें सर, कि आखिर ये लैटरल एंट्री है क्या, सीधे आईएएस बनने का क्या सिस्टम है, और इसको लेकर अब सरकार को पीछे क्यों हटना पड़ा? क्या वाकई आरक्षण का फैक्टर इतना मजबूत है? देखिए, 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना, उसमें वीरप्पन मोइली जी उसके अध्यक्ष थे। हाँ। तो कांग्रेस ने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति करी जाए जो विशेषज्ञ हों, अलग अलग क्षेत्रों के हों और उनके परिवार के हों। तो ऐसी नियुक्ति करने का एक प्रावधान कांग्रेस ने शुरू किया, और उसका ना विज्ञापन होता था और ना यूपीएससी से उसका चयन होता था, और सीधे उनकी भर्तियां हो जाती थी। ऐसे अनेक उदाहरण लेटरल एंट्री के मिलते हैं, जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन के जो प्रमुख बनाए गए, उनको भी इसी तरीके से भर्ती किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में भी कई लोगों की इसी तरीके से नियुक्ति करी गई, ये मानकर कि ये लोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो उनके विश्वस्त होते थे, उनको वहाँ पर नियुक्ति दी जाती थी। ये शुरुआत 2005 से कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत करी, प्रशासनिक सुधार के दृष्टि से। तो लेटरल एंट्री का मतलब होता है ऐसे विशेषज्ञ लोगों को जी जो हमारे संविधान में व्यवस्थापिका है उसमें शामिल करना, कार्यपालिका में। देखिए, संविधान में कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और विधायिका होती है। तो कार्यपालिका में विशेषज्ञ लोगों को शामिल करने के लिए, अच्छा और सुचारू व्यवस्था करने के लिए उनकी नियुक्ति करी जाती है। क्योंकि जब युवा आईएएस बनते हैं, जो अधिकारी बनते हैं, वो प्रारंभिक उम्र में ही बन जाते हैं, 23-24 साल में ही बन जाते हैं। तो उनके पास कहीं कहीं प्रशासनिक दौर में शिक्षा का वो अनुभव नहीं होता है जो शिक्षा के विशेषज्ञ दौर पर, जैसे हम देखें पर्यावरण के क्षेत्र में हमें विशेषज्ञ की ज़रूरत है, मान लीजिए हमें कृषि के क्षेत्र में, कृषि में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा बिल्कुल नया दौर है, और जिस समय के पूर्व के जो आईएएस लोग होंगे उन्हें शायद सौर ऊर्जा की उतनी जानकारी नहीं होगी कि सौर ऊर्जा का। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सीधे तौर पर भर्ती करी जाती है। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कोशिश करी वर्तमान में, उन्होंने ये किया कि यूपीएससी के माध्यम से ही ऐसी भर्तियाँ
की जाएं। इसीलिए एक साथ 45 पदों की भर्ती की एक योजना यूपीएससी ने बनाई और उसका पारदर्शी तरीके से विज्ञापन दिया। लेकिन ये ज़रूरी है, कोई भी नियुक्ति कहीं बड़े पद पर की जाती है, 45 पदों पर जब सृजित किया जाता है तो वहाँ पर आरक्षण या अन्य शासकीय नियमों का ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में शायद इस पर ध्यान देना वो चूक गए, क्योंकि उन्हें भी कहीं ऐसा सोचा होगा कि हमारे विश्वस्त लोग इन पदों पर आकर बैठ जाएं, ऐसे में उन्होंने ये व्यवस्था करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब उन्हें लगा कि हाँ वास्तव में कहीं ऐसी व्यवस्था जारी है जिसमें इन 45 पदों में आरक्षण को शायद ध्यान में नहीं रखा गया होगा, तो इसीलिए यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखकर इस विज्ञापन को रोका गया। ये बड़ी बात है कि वो 45 पद निकाले जा रहे हैं और पहले इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि नहीं इसमें आरक्षण भी होना चाहिए, या ये माना जाए कि इसके पहले जो चीजें हुई हैं उसी के आधार पर इस तरह की नियुक्तियों का विज्ञापन जारी। बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात कही विभांशु जी। ये भी कहा मेघवाल जी ने कि इसमें आरक्षण की कोई वहां पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो आरक्षण को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि जो 45 नियुक्तियां निकाली गई हैं उसमें कोई किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, देखिए आरक्षण शब्द बिल्कुल अलग होता है। आरक्षण शब्द होता है कि उस व्यक्ति को वो पद मिलना ही चाहिए। तो मोदी सरकार को बिल्कुल उसमें लगा कि ये, देखिए पहले उनका ये सोचता है ये प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार है, प्रशासनिक सुधार आयोग का, तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जब भी कहीं पद सृजित करते हैं, विभागों द्वारा पद सृजित किए जाते हैं, एक प्रक्रिया के जरिए जो पुरानी 2005 से जो प्रक्रिया चल रही थी, तो उसने फिर यूपीएससी से अनुरोध किया कि इन तरीके के इन पदों को भरना है, आपके द्वारा इन पदों को भरा जाए। तो यूपीएससी ने कंसोलिडेट करके सबकी मांग के आधार पर विज्ञापन दे दिया। लेकिन अब जब बात उठी है तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार को लगा कि पूर्व में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का हमें एक मौका मिला है, और यदि ऐसे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर यदि पदों में आरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए यदि नियुक्ति करी जाती है, और उन्होंने यदि अपने सहयोगियों की या अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुनी, लेकिन हाँ राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नियुक्ति होने से पहले ही उनका ये कहना कि आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जाएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कहीं भर्ती हुई ही नहीं तो ऐसे किसी विशेष संगठन पे आरोप करके इस तरीके से मानहानि की बात उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बेहतर बात विभांशु जी कह रहे हैं। और जिस तरह से, चूंकि अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि पहले आपने विज्ञापन जारी कर दिया, फिर आपने यू टर्न ले लिया। मैं प्रकाश सक्सेना जी के पास में सीधे आता हूं। प्रकाश जी, क्या माना जाए कि ये भूल सुधार के रूप में देखें इसे कि पहले आपने विज्ञापन जारी कर दिया, फिर जब विरोध हुआ और अपने से भी विरोध हुआ तो आपने यू टर्न ले लिया? क्योंकि जब ये निर्देश दिए पीएम नरेंद्र मोदी ने तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, सोशल जस्टिस हमारी प्राथमिकता में है। तो पहले विज्ञापन निकालते समय सोशल जस्टिस का ध्यान नहीं दिया गया, जब विरोध हुआ उसके बाद सोशल जस्टिस याद आया? नहीं, ये तो दूसरी बार वो प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले 9 नियुक्तियाँ वो कर चुके हैं, है ना। तो ये उन्होंने भूल सुधार किया। इससे पहले आपको ध्यान होगा 9 नियुक्तियाँ पहले हो चुकी हैं, और आप उसके परिणामों की समीक्षा कीजिए कि उन्हें जिस विशिष्ट क्षेत्र के लिए लाया गया था उसके परिणाम क्या निकले। मुख्य चीज़ ये है कि लेटरल एंट्री का जो प्रयास है ये शुरू से आज़ादी के बाद से इस पर विचार होता रहा। प्रतिवेदन आए, 1952 में आया, 66 में इसका पहला आयोग बना, 2005 में दूसरा बना। इस पर विचार हुआ पर कोई इतनी तगड़ी हिम्मत नहीं कर पाया कि सीधे उसकी नियुक्तियां कर दे। नियुक्तियां हुई हैं लेकिन वो विशेष क्षेत्र, विशेष कार्यों के लिए हुई है। जैसे आप इंदिरा गांधी जी के समय पर देखिए, कोई मंतो सांगी जी की नियुक्ति हुई थी, वो चेन्नई की हैवी व्हीकल फैक्ट्री के लिए हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इनका प्रयोग किया था, उसके विशेषज्ञ थे। आप लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर आप देखें, कुरियन जी की नियुक्ति हुई थी, श्वेत क्रांति आई थी। लेकिन हमें उस समय जरूरत थी। प्रकाश जी, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस डिपार्टमेंट की, उनको लिया जाता, फिर इसमें आरक्षण क्यों आ गया? आरक्षण देखिए, जब आप इतनी संख्या में भर्तियां करेंगे, वो एक एक नियुक्ति होती थी, तब सरकार अपना एक विशेष कार्य दिखाती कि हम दिशा में क्रांति ला। जैसे उस समय अन्न का संकट था जी, खाने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपको याद हो, उन्होंने खुद ने एक टाइम खाने का आह्वान किया था देश की जनता से। तो उन्होंने उस क्षेत्र में क्रांति, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, तो दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं कुरियन जी, आज उनका नाम है। ऐसे विशिष्ट लोगों को लाया जाए। आपने नीलकंठ जी का जो जिक्र किया था,
वो क्या कॉन्सेप्ट था? आधार का कॉन्सेप्ट ये था कि जो अपात्र लोग हैं वो भी सब्सिडी का फायदा ले रहे थे। तो आधार की जरूरत इसलिए थी कि गलत लोगों के हाथ में, जो उसके पात्र नहीं, अपात्र लोगों के हाथ में वो चीज ना जाए। लेकिन उस आधार का आज जितना दुरुपयोग हुआ, आज जितना डेटा लीक हुआ, इसका दुरुपयोग हुआ जनता की निगरानी के लिए। सरकार अपनी निगरानी नहीं चाहती। आप सारी नीतियां देखिए, जनता जहां जांच के दायरे में आती है, जांच होती ही नहीं है सरकार की। आप आरटीआई देखिए, मध्य प्रदेश में सूचना आयोग कब से खाली पड़ा हुआ है। सरकार घेरे में। कैमरे की जरूरत, मोदी जी ने शायद कैमरे का आह्वान भी किया था। कैमरे की जरूरत, जनता का पैसा है तो जनता के पास होना चाहिए कैमरे, उस जो मॉनिटर होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, उसके पैसे कहाँ उपयोग कर रही है। तो ये नियुक्तियां जो हुई, आपको आगे बताऊं, राजीव गांधी ने नाम्बियार जी को लाए थे, तब इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांति हुई थी। तब अटल जी बैलगाड़ी लेके विरोध कर रहे थे उसका कि इससे बेरोजगारी फैलेगी, हुआ। लेकिन उन्होंने उसके स्पेशलिस्ट को लाए थे। आप मोदी जी के आप देखें, जब ये नोटबंदी हुई थी, उनके 2 गवर्नर उन्हीं के द्वारा नियुक्त थे, उर्जित पटेल, और डिप्टी गवर्नर थे विरल आचार्य। उन्होंने इस्तीफा देके गए हैं। और एक हम इतिहास के में, क्या वो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हैं, शक्तिकांत घोष जी, पर उनको आरबीआई गवर्नर बनाया गया। किस तरह से उसका पैसा निकला, इनकी समीक्षा होना चाहिए कि आप जो नियुक्तियां कर रहे हो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। बिल्कुल। और उद्देश्य में अगले उसमें आपको बताऊंगा। बिल्कुल समीक्षा होना चाहिए इसका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए, मॉनिटरिंग क्योंकि हर एक चीज की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल जिस तरह से खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, सहयोगी दल तो खड़े ही हैं इसके विरोध में, लेकिन विपक्षी दल जो ये कह रहा है उस पर जवाब देते हुए ये भी कहा गया, राममोहन चौकसी जी हमारे बीच एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। योगीराज योगेश जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत स्वागत है आपका, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले राममोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, विपक्ष जिस तरह से इसका विरोध कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो खड़गे हो, देखिए कहा यही जा रहा है सिर्फ कि आरक्षण को छीनने के लिए, और खड़गे जी ने जिस तरह से कहा कि जो भाजपा के मंसूबे थे आरक्षण को छीनने वाले, उन पर कांग्रेस की लड़ाई ने पानी फेर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये कह लें कि केंद्र सरकार, विपक्ष अगर किसी भी चीज का विरोध कर रहा है तो अब केंद्र सरकार उस हर एक चीज पर विचार करने लग गई है। क्योंकि पहले जिस तरह से हमने पिछला बिल देखा जो जेपीसी में गया है, और अब ये वाला जब ये नियुक्तियों को लेकर बात आई तो इसे भी अब एक कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया। तो ये कह लें कि अब विपक्ष जो भी टिप्पणियां कर रहा है उस पर विचार किया जा रहा है। नहीं ऋषिका जी, ऐसा नहीं है। हो ये रहा है कि हम इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं कि वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, वो सरकार कोई भी फैसला लेने के पहले उसको पहले देखना चाहती है कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। या हम इसको यूँ कहें कि एक शांत पड़ी झील में यदि कंकड़ फेंक दिया जाए तो उसमें लहरें बहुत दूर तक जाती हैं, और लहरों को गिना जाता है कि लहरें कितनी ऊंची हैं, कितनी घातक है, कितनी प्रभाव डालेंगी। ये एक उसका दूसरा तरीका। इसको आप ये देख लीजिए कि वक्फ बोर्ड के मामले में उन्हें यही हुआ कि उन्होंने एक शांति झील में पत्थर फेंक के देखा, और उन्होंने देखा कि जब इसका विरोध हो रहा है तो उन्होंने उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में भेज दिया। रहा सवाल लेटरल एंट्री के इस पर, तो ये पहला मौका नहीं है, जैसा कि विभांशु जी ने कहा, इसके पहले भी हो चुका है। यदि आपको अच्छी तरह याद हो कि हमारे भोपाल में भारत भवन के जब का निर्माण हुआ था तो पुपुल जयकर एक महिला हुआ करती थी जो इंदिरा जी की बहुत करीब की उनकी मित्र थी। उनको उन्होंने बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी उसके साक्षात्कार के उनको इसका प्रभारी न्यासी बना दिया था। तो ये ऐसा, और इंदिरा जी के टाइम पर ही दिल्ली के विशेष मेला प्राधिकरण का एक अध्यक्ष बनाए गए थे, मुस्लिम फेलो थे, उनको भी रखा गया था। तो लेटरल एंट्री का ये पहला मौका नहीं है, ये कई बार हो चुका है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार पहले टेस्ट करके देखती है, जैसे आपने कहा कि झील में एक पत्थर डालती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, इससे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे युवा, उसमें कहीं हताशा और निराशा आ गई तो फिर इस पर क्या करेगी सरकार? देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं में हताशा निराशा नहीं होती। आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं, वो कम से कम 3 या 4 साल। लेकिन आरक्षण तो वहाँ पर भी मैटर करता है सर। देखिए, आरक्षण, आपकी बात सही है कि आपके आरक्षण मैटर करता है, लेकिन जब वो इसके किसी चीज को ट्रांसपेरेंट करके उसको देखना चाहते हैं तो उसमें आपत्ति उठाई जाती है। अब रहा सवाल राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी तो हिंदुस्तान में टूल किट का वो हिस्सा है जिनको करोड़ों की दौलत मिलती है, और वो भारत सरकार के हर चीज़ का विरोध करते हैं। मेरा ये साफ साफ आरोप है ये टूल किट का हिस्सा है। और जॉर्ज सोरोस उसका बहुत बड़ा उसका वो है, आसामी है, बहुत बड़ा निवेशक है, बहुत बड़ा सटोरिया है, जो पैसे देता है भारत के खिलाफ भड़काने वाली चीज़ों को, फैलाने वालों को। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं है। विरोध करना उनकी जन्मजात शैली हो गई है। राहुल गांधी हर चीज़ का विरोध करते हैं, अच्छा काम करेंगे तो भी विरोध करेंगे। चलिए, दो तीन चीज़ें अहम है इसमें अभी तक की चर्चा में। जिस तरह से प्रकाश जी ने भी कहा कि, और जो चर्चा में बात आई और ये चीज़ें हैं भी
कि एक्सपर्ट्स की उसमें नियुक्ति होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से प्रकाश सक्सेना जी कह रहे थे, एक्सपर्ट नहीं, उसको हम सुपर एक्सपर्ट्स कहेंगे, क्योंकि जो उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं और महाविशेषज्ञ हैं उस चीज़ के लिए लाए जाते हैं। मैं सीधे शुभकरण पांडे जी आपके पास में आता हूँ, क्योंकि जिस तरह की जो चीज़ें हैं कि पहले जो रही, और ये भी सही है कि कोई पहला ये मामला नहीं है कि जिस तरह से इस तरह से इसमें नियुक्तियाँ की जा रही हैं, इसके पहले लंबे समय से होती रही है। लेकिन पहले कांग्रेस ने, राहुल गांधी जिस तरह से, खड़गे जी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस ने पहले ये क्यों ध्यान नहीं दिया कि इसमें आरक्षण होना चाहिए। और मेरा सवाल आपसे पांडे जी इस बात को लेकर है कि क्या जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जब हम कह रहे हैं कि SC, ST, OBC को उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या वो एक्सपर्ट, वो सुपर एक्सपर्ट्स उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड मिल पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या है राजेश जी, ये तो विषय वस्तु से भटकाने की प्रक्रिया है भर्ती में। क्योंकि देखो आज कोई नई परंपरा लागू नहीं हुई है ना। जैसे सक्सेना जी की बात का समर्थन मैं करता हूँ कि कौन किस विषय का एक्सपर्ट है, किसको कहाँ आवश्यकता है, अब सरकार ये तय कर सकती है। क्योंकि देखिए क्या होता था कि राजेश जी, ये 3 साल और 5 साल का एक पद रहता था। कोई डायरेक्ट भर्ती की आज भर्ती हो गई, अब आपको कंटिन्यू रहना है, तो ये 3 साल और 5 साल का पद है ना। अब किसकी कहाँ योग्यता की जरूरत है और कहाँ कुछ व्यक्ति की, तो उसकी एक खोज करके, और सरकार में जो बैठे लोग हैं और वो इस भर्ती को करते थे कि फला व्यक्ति से योग्य है। अब इस पे क्या हुआ, अब इस पदेन में राजनीति हो गई। अब राजनीति ने कहा कि साहब ऐसी भर्ती यदि आपको करना है तो आपको OBC भी ध्यान रखना है, ST, ST भी ध्यान रखना है, अन्य वर्ग के लोगों को ध्यान रखना है। तो आज कोई नई भाजपा की परपाटी नहीं है, कांग्रेस में भी अभी हमारे विद्वान पत्रकार बता रहे थे कि शुरू से नियुक्तियां हुई हैं और लोग आज, चूंकि अभी इस पे चर्चा इस विषय के बाद होगी राजेश जी कि उस पर एक विज्ञापन जारी हो गया, विज्ञापन जारी हो गया तो लोगों को संज्ञान में विषय आ गया, संज्ञान में विषय आ गया तो अब चर्चा का बात हो गया। राहुल गांधी जी कहने लगे कि साहब आप ST, ST लोगों का आप ध्यान नहीं रखे, ऐसे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को। तो हमारे देश में योग्यता का बड़ा सम्मान है, हमारे यहाँ टैलेंट का बड़ा सम्मान है। हाँ, तो इस विषय में आदमी जो योग्यता लाएगा उस व्यक्ति को आदमी चयन करते थे। अब चूंकि अब इस पे राजनीति आ गई है तो अब पात्रता देखा जाए कि साहब इस पे पात्रता है कि नहीं है। इसलिए राजेश जी अब क्या है, दिक्कत का विषय है। यहाँ आप देखिए, आपकी वही पासवान जी कांग्रेस की पार्टी में, भाजपा में मंत्री हैं, उनने विरोध कर दिया कि साहब पात्र, तो पहले चयन कर लेते कि भाई यदि इन पदों की नियुक्ति करना है तो कौन से किस पद पे किस जाति को देना है, किस समुदाय को देना है और किस व्यक्ति को आगे करना है। और आज विरोध के स्वर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये त्रुटि है और सरकार इस पे समीक्षा करे और समीक्षा करने के बाद फिर आगे इसका पदेन किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समीक्षा इस पर करनी चाहिए और समीक्षा करने के बाद ही आगे कोई कदम उठाना चाहिए। योगी राज जी, आपके पास मैं सीधा आ रही हूँ। सबसे पहले तो इसी पर प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी कि ये जो लैटरल एंट्री है इसे आप कैसे देख रहे हैं, फिर उसको रद्द जो किया गया है, सरकार ने जो U-टर्न लिया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई विपक्ष ने जो विरोध किया है, जो टिप्पणियां विपक्ष की तरफ से की गई है, या फिर जो सहयोगी दलों ने जो सवाल खड़े किए हैं उन पर विचार करके सरकार पीछे हटी है, या फिर सिर्फ एक मीडिया टेस्ट था? ये देखना चाह रही थी सरकार किस तरह की नियुक्तियां जब निकालती है तो किस तरह के स्वर जो हैं वो उठते हुए दिखाई देते हैं चारों ओर से। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें स्वर एक ही सुनाई देगा। उसमें एक मामला ये भी है जाति का। जाति के मामले में सारी राजनीतिक पार्टियों को बहुत जल्दी तकलीफ होने लगती है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर सब एक है, बाकी सब अलग अलग हैं। अब इसमें भले ही कई पार्टी ऐसी हैं जो जाति का खुद अपने स्टेट में ध्यान नहीं रख रही, लेकिन जैसे ही जातिगत कोई मामला आता है तो सब एक हो जाते हैं। जहाँ तक मुझे सिर्फ मोदी सरकार से इस बात में थोड़ी सी, मैं उसको ये समझता हूँ नेगेटिव, कि आप डिसीजन बदलते क्यों? आप यदि आपने डिसीजन लिया तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये राहुल गांधी के अनुसार आप अपनी नीति तय करेंगे तो फिर क्या है, देश आप कैसे चलाएंगे? तो आपको अपना स्टैंड, राज्य उसकी वजह है 240 पर आप हैं, आपको सहयोगियों को भी खुश करके रखना है। मैं ये कह रहा हूँ वो तो 99 पे ही हैं और वो आपको आफत करे हुए हैं वो, और आप 240 पे हैं। कांग्रेस जब भी 100-150 के आसपास रही, उसने 99-1 में जब कांग्रेस की सरकार थी वो तो अल्पमत की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी। लग रहा था पहले दिन से ये सरकार चलेगी नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने वो वर्शिप एक्ट लेके आ गए। तो आपको अपना जो आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, जो उसको तो आपको फॉलो करना ही है। उसमें ये नहीं देखना कि साहब 240 है कि 244 है कि नहीं भी। अब आपको अपना जो स्टैंड है, क्योंकि ये तो मैसेज देने लग गए कि साहब हम तो असली आरक्षण के
हितैषी हम लोग हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब यहाँ संविधान में संशोधन की बात हो रही है, संविधान टूट रहा है और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इस तरह के डिसीजन मोदी सरकार के वो उस पर फिर मोहर लगा देंगे। लेटरल एंट्री का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे वक्ताओं ने सारी बात कही, और ये कोई नया वो नहीं है, हर सरकार करती है। कांग्रेस को दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस ने जो आराम तलवी से जो कठिन फैसले लागू कर लिए, वो अब दूसरे पार्टी लागू ना कर पाए। वो चाहे तो उन्होंने जितना चाहे उतना संविधान में संशोधन किए, कोई ने चिल्लप्पो नहीं बचाई, उन्होंने जिसको चाहा उसको आरक्षण दिया। केवल दो मुद्दे, या तो कांग्रेस देश का जातिकरण करना चाहती है या जमातीकरण करना चाहती है, और ये दोनों इश्यू ऐसे हैं जिनको लेकर अन्य विपक्षी दल भी उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। तो अब ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि स्टैंड जो भी लिया जाए उस पर एडामेंट रहें और लागू करें। चलिए, बेहतर बात जिस तरह से योगी राज जी कह रहे हैं, मैं सीधे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास में आता हूं। शिशिर उपाध्याय जी, जिस तरह से योगी राज जी ने जो चीज़ें कही हैं कि जिस तरह से बैक अपना डिसीजन किया है, तो क्या उसका ये ड्रॉबैक माना जाए? जिस तरह से योगी राज जी कह रहे हैं कि ये लगेगा कि जो इंडिया है, जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो SC ST OBC की सही हमदर्द है, सही हिमायती है, ये मैसेज कन्वे करने में विपक्ष कामयाब दिखता है, और फिर इसका क्या ड्रॉबैक मोदी सरकार के लिए है? राजेश जी, बिल्कुल योगी राज जी ने जो बात कही है और चौकसे जी ने जो बात कही है, मैं उसी को आगे बढ़ाता हुआ, देखिए इस देश में आपने वो भी देखा है कि एक संगठन था जो कहता था इनको मारो जूते चार, तिलक तराजू और तलवार, और बाद में उनका ना मतलब सिर्फ वोटों के खातिर, वो सत्ता में उस भरोसे नहीं आ पाए थे, तो वोटों के खातिर एक मिश्रा जी को अपने बगल में उन्होंने बिठा ला था। ये स्थिति, ये तालाब में कंकड़ मारा है, ये सारे भेड़िए की खाल ओढ़कर कहाँ किस तरीके से जाति और जमाती की जो बात कही है, बिल्कुल सच्चाई है। यह आने वाला महाराष्ट्र में बहुत जातिगत समीकरण चलते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ जाति पर ही वोट डलते हैं, और ये कंकड़ तालाब में फेंका है चौकसे जी ने जो बात कही है ये। और अब ये बताना चाहते हैं पासवान जी बिहार में जाके कहेंगे हमने रुकवाया आरक्षण, हम आपके हिमायती हैं, वहाँ चूंकि जातिगत चलता है। यही स्थिति महाराष्ट्र में होना है, यही झारखंड में होना है। और इसके अलावा जैसा सक्सेना जी ने कहा था, बिल्कुल सच्चाई है कि इस तरीके के पहले होते रहे हैं, लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं उस पर सीधा सीधा एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आज आपको अपनों ने जब गुर्रा के आपको मना किया, इसके पहले कहाँ गए थे आप? और 303 सीटों के समय में आपने ये सब क्यों नहीं कर लिया? 303 सीटें आपको मिली थी, उस समय क्या कर रहे थे आप? आज सिर्फ आप वर्गीकरण करके, एक कहता है जाति जनगणना करवा लो, एक कहता है नहीं वक्फ बोर्ड का ये लागू करा दो। आप जिस स्थिति में हैं, ये सारे निर्णय आपको 10 साल तक देश की जनता ने भारी बहुमत, इतना बहुमत किसी के पास नहीं था जितना बहुमत आपके पास था, तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? हमारे मित्र जोशी जी अभी हो सकता है मेरे बाद ये कहें कि नहीं ऐसा वो कर धीरे धीरे किया जाता है, तो आपको 50 साल में कांग्रेस ये सब नहीं कर पाई, आप 10 साल में तो कर लेते हैं उनसे सबक लेके। लेकिन ये राजनीतिक दल देश में जनता को लड़ाते हैं आपस में, और जैसा चौकसे जी ने कहा कि सिर्फ वो हवा का रुख देखते हैं, लहरें गिनते हैं और इसके क्या नफा नुकसान होगा, है इंटरनली सब एकजुट, किसी को कोई लेना। किसने कहा आज तक? इसके पहले सीताराम केसरी जी का मामला आया था, और इसके पहले किन राजनीतिक दलों ने दलित समाज से निकालकर राष्ट्रपति बना देना अलग बात होती है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए ना आप अगर बनाना चाहते हैं। जातिगत के बारे में आप बात करते हैं तो किसी दलित समाज के उनको भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के और उनके प्रधानमंत्री बनाने की बात कीजिए। प्रधानमंत्री पद नहीं छूटेगा, गृह मंत्री पद नहीं छूटेगा, रक्षा मंत्री पद नहीं छूटेगा, लेकिन बात सारे के सारे जाति की करेंगे। राहुल गांधी को छोड़कर बाकी कब उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसा बना दिया जिससे ये लगे कि हाँ साहब वो इस समाज के हितैषी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कहीं ना कहीं शिशिर जी, जैसे कि आपने कहा कि जो 50 साल में वो नहीं कर पाए, क्या 10 साल में आप लोग कर पाएंगे? सवाल यही है विभांशु जी, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। और वाकई क्या लेटरल एंट्री की जिस तरह से बात की जा रही है, इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था होनी चाहिए क्या? क्योंकि लेटरल एंट्री पहले की सरकारें भी निकालती आई हैं और अब एक बार फिर से, तो इसमें क्या वाकई आरक्षण की जरूरत है? और जिस तरह से विपक्ष इस पर टिप्पणियां कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, किस बात का डर है राहुल गांधी को? हर एक फैसले पर, जैसे कि अभी चौकसी जी ने भी कहा था कि हर एक फैसले पर सिर्फ विरोध करना है, किसी ना किसी तरह से उसमें जाति की एंट्री करा देना है।
देखिए, राहुल गांधी जी के विरोध की तो हालत ये है कि आपको याद होगा कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी के एक विधेयक को ही सबके भरी सभा में फाड़ डाला था। तो राहुल गांधी जी का तो विरोध करके लोकप्रियता हासिल करना उनकी एक बड़ी परंपरा है। जहाँ तक इस मामले में है, यदि सरकार यूपीएससी ने कोई फैसला किया, प्रशासनिक स्तर पर एक फैसला हुआ था कि इन पदों पर नियुक्ति करी जाए, यूपीएससी ने उसका विज्ञापन दिया, प्रशासनिक तौर पर यूपीएससी ने फैसला किया कि हम करेंगे। सरकार अपने जो सरकार होती है, जो मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री का, वो एक अलग विषय में अपनी सरकारों के बारे में सोचता है और फैसले करता है। उसने सोचा कि नहीं भाई, अभी इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर प्रकरण चला और यूपीएससी ने विज्ञापन दे दिया। अब यदि वो सोचती है, जो सरकार है, यदि वो सोचती है कि यदि इसमें आरक्षण की स्थिति बनती है या इसमें सोशल जस्टिस का ध्यान रखना है, तो वो उस हिसाब से पुनः इस पर विचार करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि ऐसी रेगुलेटरीज़ में, ऐसी जगह एक बाकायदा आयोग या रेगुलेटरीज़ बनाई जानी चाहिए जिसमें लोग मानसेवी तौर पर काम करें। बाहरी लोगों को, जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनको सरकार में नौकरी में आके ही काम करने की क्या ज़रूरत है। मैं भी अनेक पदों पर भारत सरकार के और राज्य सरकार पे रहा हूँ जहाँ मैंने मानसेवी तौर पर किया है। कोई विशेषज्ञ पैसा लेके ही, सैलरी लेकर ही काम करेगा, ये सोच बिल्कुल मुझे नहीं लगता, मैं निजी तौर पर सोचता हूँ इसकी कोई उचित नहीं है। मानसेवी तौर पर ऐसे विशेषज्ञ आएँ और सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करें, और जो प्रशासनिक, जो हमारी कार्यपालिका है, जो नियुक्ति के तौर पर लोग आगे बढ़ते हैं, जिनका लंबा एक अनुभव होता है, वो काम करते रहें, और एक सलाहकार परिषद हो जिसमें मानसेवी तौर पर लोग काम करें और समय समय पर अपनी विशेषज्ञता के तौर पर सलाह दें। तो मैं तो ये निजी तौर पर ये मानता हूँ, और यदि मोदी सरकार ने ये माना है कि ये नियुक्ति, देखिए बड़े संख्या में यदि यूपीएससी कोई भी नियुक्ति करेगा तो वहाँ पर सोशल जस्टिस का ध्यान दिया ही जाएगा। हाँ, यदि किसी कानून के तहत किसी आयोग या संस्थान का गठन होता है और उसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, चाहे से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल आयोग में आप देखते हैं कि वहाँ पर जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो पूर्व में एक बार सदस्य रहे, वही वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वहाँ पर सदस्यों की भी नियुक्ति हो जाती है। तो वहाँ पर महिला और पुरुष के तौर पर तो आरक्षण है, लेकिन 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वो कानून के तहत वहाँ पर नियुक्तियाँ होती हैं। तो क्या इसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए लेटरल एंट्री में आरक्षण की? यदि कानून के तहत भारत की संसद कोई इसी तरीके का कानून बनाती है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि वहाँ पर एक अध्यक्ष हो, 6 सदस्य हों, उनको इस वेतनमान में रखा जाए, तब तो वहाँ नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसी नियुक्तियाँ जो बड़ी संख्या में की जा रही हैं भारत की संसद से सोशल जस्टिस के तहत, यदि यूपीएससी के माध्यम से कोई भी नियुक्तियां की जाएंगी तो उन्हें सोशल जस्टिस का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं प्रकाश सक्सेना जी के पास में। प्रकाश जी, क्योंकि कहा भी गया है कि जिस तरह से यू टर्न लिया गया है, जिस तरह से यूपीएससी से कहा गया है उस विज्ञापन को निरस्त करने के लिए, साथ में ये भी कहा गया है, रिव्यू की भी बात आई है, क्या वो रिव्यू इसी बात को लेकर है कि इसमें भी अब जो भी नियुक्तियां होंगी वो आरक्षण के तहत होंगी, एससी एसटी ओबीसी के लिए भी उसमें बाकायदा होगी कि इतनी निकली है, इतनी एससी के लिए, इतनी एसटी के लिए, इतनी ओबीसी की, रिव्यू का ये आशय माना जाए? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको लार्जर प्रोस्पेक्ट में बताने की कोशिश करूंगा, यदि आप समय देंगे तो। पहले तो अपने कुछ सहयोगियों की बातें सुन के ऐसा लगा कि नेता विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी होनी ही नहीं चाहिए, सरकार को पूरी पावर दे देना चाहिए कि वो जो चाहे वो करे, है ना। भाई, नेता प्रतिपक्ष है, वो सवाल उठाएगा, और अकेला एससी एसटीज या ओबीसी का मामला नहीं है, मेरे यूपीएससी के छात्र हैं, उनसे मेरी चर्चा होती है। लेकिन प्रकाश जी, ठीक है, लेकिन अगर सवाल उन्होंने उठाए हैं तो क्योंकि लंबा आपने भी खुद कहा कि एक लंबा समय रहा है कि वहां पर इसके तहत नियुक्तियां हुई हैं, इसीलिए लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। जारी रखिए सर। मैं आपसे वही इसीलिए इस बात को थोड़ा बड़े इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपीएससी के छात्रों में भी निराशा है। कुछ साल पहले थोड़ा सा नाम भूला, कौन सा इंस्टीट्यूट है, IIM का इंस्टीट्यूट, वहाँ उन्होंने एक यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें सर्वे किया था, तो उनमें अपनी छवि सुधारने की चिंता नहीं थी। वो कह रहे थे यदि हम ईमानदार छवि रखेंगे तो हमें अपनी अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आप EOW लोकायुक्त में सारे जो जिनके मामले रजिस्टर्ड हैं, जिनके खिलाफ, वो सारे आप उठाकर देख लिए, वो पदाधिकारी कोई जांच के उनके आदेश नहीं होते हैं, सब भ्रष्ट मस्त हैं। मेन चीज़ें आपको दिखना चाहिए। आज ही मैंने अखबार में आपके दैनिक जो है उसके डिजिटल उस पर खबर पढ़ी, वो यूपी जहाँ योगी जी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के एक प्रतियोगी ने यूपीपीएससी और यूपी पुलिस भर्ती घोटाले से
उसके जो पेपर लीक हुए उससे तंग आके, उसका आखिरी चांस था, उसने आत्महत्या कर ली, फंदे पे चढ़ के उसने आत्महत्या कर ली। आप युवाओं की तो बात सुनिए, इसमें ओबीसी SC ST का मतलब नहीं है, सवर्ण कैंडिडेट भी परेशान हैं। उनको जो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं सब लीक हो रही हैं और कहीं नियुक्तियां उनको नहीं मिल पा रही हैं। आप उसको भी समझिए, ये उनके अधिकारों पर भी डाका है। अब आपने कहा, कांग्रेस ने भी कहा, मैंने कहा ना कि जब विशेष परिस्थितियां थी तो विशिष्ट लोगों को लाया गया। आप कार्यकाल की समीक्षा कीजिए। मुझे ध्यान है मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, यमुना किनारे एक बाबा जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, NGT ने उस पर करोड़ों का चार्ज लगाया था सरचार्ज, पर उसको बाबा को हिम्मत थी कि प्रधानमंत्री हमारे कार्यक्रम में आए, तो वो डरे नहीं थे, फिर कम करके वो चार्ज दिया गया। मेरा मतलब कि आप जो विशिष्ट संस्था है उसकी उपयोगिता तो दिखाइए कि वो इन चीजों को रोक पा रही है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने RBI का आपको उदाहरण दिया था, आप वो उदाहरण तो पेश कीजिए कि जनता को दिखे कि आप काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम करते हुए दिखना चाहिए और उसकी मात्रा सीमित होना चाहिए। उसमें बेरोजगारों के अधिकारों का है ना, जैसे 45 पद हैं, आप बताइए ना इसकी क्या उपयोगिता है। नो एंट्री आप कर चुके थे, उतना थोड़ा मामला उठा था पर दब गया था क्योंकि नो पोस्ट पदों के लिए था। आप तो इसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके हैं चयन के, एक प्रतियोगी परीक्षा है, दूसरा राजनीतिक नियुक्तियां। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियां विवादास्पद रही। जो चेयरमैन बनाए गए उन कारपोरेशन का आप हाल देखिए, घाटे में गए और कई तो बंद हो गए। तो आप पे राजनीतिक नियुक्ति भी कर सकते हैं ऐसे लोगों की। आप उस संविधान को क्यों छेड़ रहे हैं? वो युवाओं में निराशा क्यों भर रहे हैं कि उनके लिए प्रतियोगिता का जो स्पेस है आप उसको खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं अंतिम थोड़ी सी कर दूं, आपने एक मामला उठा, हाँ मैं इसलिए छोटी सी कर रहा हूँ कि आपने एक आरोप लगाया था कि वो विचारधारा को लेकर राहुल गांधी ने आशंका। ये विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्तियां हुई थी, उसकी मेरिट लिस्ट बन गई थी, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए थे और एक विचारधारा के लोगों की नियुक्ति, ये विवाद आया था सामने। क्या हुआ उसका? अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस पर राजनीतिक विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूं, एक कार्यकारिणी के नेता को वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहा था, उसको जेल पहुंचा दिया। आपको मालूम है इसकी हकीकत? RTI कागज मेरे पास हैं। उनके पुत्र की नियुक्ति आउटसोर्स से दिल्ली की कंपनियों के द्वारा नियुक्त किया गया था। ऐसे चोर दरवाजे सरकार ने अपने लोगों को भरने के लिए कर दिए गए। वो मस्त है और युवा तरह से उसको नौकरियां नहीं मिल रही। आप अपनी विचारधारा के लोगों के लिए कई आपने रास्ते बना रखे। आप बोलेंगे मैं दस्तावेज पेश कर दूंगा, 1-2 दिन में रिलीज ही करूंगा। कहना चाह रहे हैं कि रणनीति के तहत ये पूरी जो लेटरल एंट्री है ये निकाली गई है। अकेली लेटरल एंट्री नहीं है, जितनी भी नियुक्तियां आप देखिए चोर दरवाजे बनाए गए हैं, इसलिए शक पैदा होता है। राम मोहन जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। क्या वाकई लेटरल एंट्री को लेकर, अब देखिए विपक्ष जो विरोध कर रहा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन अगर उससे कुछ सही हो रहा है तो क्या वो विरोध ठीक है? और जैसे कि अभी प्रकाश जी ने कहा कि युवाओं की प्रतियोगिताओं को कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं उसको खत्म करने का काम, और ये एक रणनीति के तहत ही लेटरल एंट्री, क्योंकि जिस तरह से हमने सवाल किया, विपक्ष ने जो सवाल उठाया कि RSS के लोगों की भर्ती करना चाह रहे हैं, क्या वाकई अपने लोगों को समर्थन देने के लिए लेटरल एंट्री ये निकाली गई थी, 45 पद निकाले गए थे? नहीं ऋषिका जी, ऐसा है कि इसमें जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि बैकडोर एंट्री, चोर दरवाजे से वो घुसपैठ, एक वो तरीका, एक तरीका है कि संवैधानिक तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले जो सरकार थी उन्होंने सब चीज़ संवैधानिक के तहत किया गया है। मैंने आपको नाम लेके बताया था कि श्रीमती पुपुल जयकुर को, उनकी कोई योग्यता नहीं थी, उनका कोई कला संस्कृति से कोई बहुत विशेष योगदान नहीं था, न उनकी विशेषता थी, लेकिन उनको भारत भवन का प्रवासी न्यासी बनाया गया था। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक ऐसी होती आई है। यदि किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए यदि उन्होंने UPSC के थ्रू यदि निकाला था तो इनकी मंशा ये तो नहीं थी, उनको मालूम था कि यदि ये आएगा तो ये तो सार्वजनिक होगा, और सार्वजनिक होगा तो लोगों को पता भी चलेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा इसका विरोध हुआ तो उन्होंने उसको बाकी अपने कदम खींच लिए वापिस। तो सवाल ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, और विरोध करने के लिए आपको विरोध करना है तो आपकी राजनीति ही विरोध के ऊपर आधारित है, आपको विरोध करने के लिए पूरी छूट दे रखी है। लेकिन इसमें कोई ऐसा तथ्य नजर नहीं आता है। और आप मुझे बता दीजिए कि ये वो भारत देश है जहाँ पर छोटे घटनाक्रम तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बड़े से बड़े घटनाक्रम की याद दिला दूं तो आप बता दीजिए कि उस घटनाक्रम का उल्लेख क्या था और किसने किसके साथ क्या किया। हम आपको एक उदाहरण तौर पर सिंपल बात बताता हूँ। आप इंदिरा जी की हत्या की बात कर लीजिए, आपको ये नहीं पता कि किस आदमी ने उसको मारा, तो उसके मारने वाले का नाम क्या था और किस किस को सजा हुई थी। तो हमारा देश तो वो देश है जहाँ पर कोई भी घटनाक्रम। चूंकि वक्त की कमी में चाहता हूँ छोटे छोटे कमेंट्स आए, शुभकरण पांडे जी मैं आपके पास में आता हूँ।
और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने जिस बात को लेकर जिक्र किया था अपनी चर्चा में, कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस तरह से खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरह से अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और शुरू में ये भी कहा गया कि भले बीजेपी के संख्या बल कम है लेकिन एनडीए की सरकार है और उनके जो फैसले होंगे उसी दमदारी के साथ होंगे, लेकिन एक दो चीज़ें जो हुई हैं उससे ये लगने लगा है कि क्या वाकई अब सरकार को जो अपने सहयोगी हैं उनके वैसाखी के जरिए चलना पड़ेगा, ये तय हो गया है 2-3 मामलों में जिस तरह से सामने आए हैं उसको लेकर कहा जाए। देखिए राजेश जी, ऐसा है कि जिस तरीके से अभी जो है, जो हमारे सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा, मोदी जी का निर्णय एक अच्छी कमेटी है और योग्यता है और सरकार अपना एक पैमाना तय करके किया। आज जो यू टर्न डायरेक्ट हुआ, उन्होंने देखा कि इस चीज में कितने विरोधी है। देखिए अभी हमारे सारे वक्ता हैं, लेकिन मोदी जी जिस कद के नेता, जिस विचारधारा के नेता है, वो ये सोचते ही नहीं है। उन्होंने अगर डिसीजन ले लिया तो ले लिया। देखिए राजेश, अब तो मजबूरी है ना। देखिए राजेश, ऐसा है कि कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी। विपक्ष का काम है अपना विरोध करना, सरकार का काम है अपना काम करना। प्रश्न यहाँ आ गया कि एक 45 नियुक्ति का प्रश्न आया, लेकिन क्या हुआ, नियुक्तियां होती थी लेकिन नियुक्तियों में कभी हंगामा नहीं होता था। यहाँ हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं सक्सेना जी कह रहे थे कि युवाओं में हताशा है, निराशा है। मैं ये राजेश जी मैं बताना चाहूँ, ये 3 साल 5 साल के पद हैं और ये उन पदों को रखा जाता है जिस पदों के विशेषज्ञ हो और जिस पद की योग्यता रखते हो, उन्हें अनुभव है और उस चीज का टैलेंट है। यहाँ कोई डायरेक्ट सीधी भर्ती का विषय नहीं है, इसलिए वर्कआउट के लिए रखा जा रहा था कि भैया इस व्यक्ति के विशेषज्ञ योग्य इस व्यक्ति को रखा जाए। तो यहाँ कहीं छात्रों का हताशा नहीं है, उनका कहीं अवसर नहीं मारा जाता। एक छात्र सीखेगा, 15 साल का अनुभव होगा, तब जाके उस पद का पद विशेषज्ञ होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी विरोध हुआ, तो मोदी जी ने देखा कि भैया देखो कौन कौन विरोध कर रहे हैं, हमारे घर में भी कौन पत्थर मार रहे हैं, ये भी देख लो। तो एक टैलेंट है और एक उसका अनुभव करने का तरीका है। ठीक है शुभकरण जी। योगीराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरी परिचर्चा पर, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। और क्या वाकई मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में आ गई है या फिर अपनों की जो नाराजगी है, मोदी सरकार को अब ये लग रहा है कि ये बड़ा खतरा बन सकती है, इसीलिए पीछे हटती हुई नजर आई? मैंने पहले भी कहा कि जाति एक ऐसा इश्यू है जो पूरा इलेक्शन को प्रभावित करता है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार को अपने निर्णयों पर अडिग रहना चाहिए। बातचीत बहुत होती है, बार बार ये कहने के साहब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साहब आरएसएस के लोगों को भर्ती करना चाहती है। मोदी सरकार को खुलकर कहना चाहिए, आरएसएस क्या देश का दुश्मन है क्या? ये आरएसएस संगठन क्या कोई आतंकवादियों का संगठन है क्या? उसके लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये खड़े दम करना चाहिए, यहाँ साहब ये आरएसएस का कार्यकर्ता है और हमने इसकी मेहनत को देखते उसको फलानी नियुक्ति दी, करो आप। लेकिन आप यदि इनके आधार पर अपनी नीतियां तय करेंगे, राहुल गांधी के आधार पर आप नीतियां तय करेंगे, तो आप अपने फैसले लागू कब करेंगे? एक बात और मैं कहूंगा इस बात, लेकिन इसमें तो उनके सहयोगी दल भी उनके साथ नहीं है ना सर, राहुल गांधी। अरे कोई हो ना हो, मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी विचारधारा को लेके चलिए। आपको किसी ने इसलिए नहीं बैठाया कि आप तेलुगु देशम के सहारे चलें या जेडीयू के सहारे चलें। आपको अपनी पॉलिसी क्लियर कट पालन करना चाहिए, आप उसको लागू करना चाहिए। साथ तो लेना पड़ेगा ना सर, सहयोगी दल है। अभी दिया ना, 2-3 मुद्दों पर उन्होंने साथ दिया। जैसे अभी बात आई, लेकिन अगर वो विरोध करेंगे तो ये सरकार के लिए खतरा नहीं होगा क्या? मैं कहता हूँ 100 सरकार कुर्बान, आप में वो दम होना चाहिए आप में। एक बात और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, किसानों की आत्महत्या हो गई इस देश में, कोई बवाल नहीं हुआ। किसानों को लेकर आंदोलन हो गए, कोई बवाल नहीं हुआ। अगला आंदोलन छात्रों को लेकर होगा, लिख के रख लेना। चलिए, और ये छात्रों को, युवाओं को वर्ग लाने की कोशिश है मोदी सरकार को, उसको उसी तरीके से। चलिए, तो लेटरल एंट्री पर जिस तरह से रार है और सियासत अपार है, लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। हालांकि सत्ता पक्ष में उनके सहयोगियों को भी जोड़ लिया जाए, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है, रिव्यू की बात की गई है। अब देखना होगा कि किस तरह से, किस रूप में अब लेटरल एंट्री के जरिए जो नियुक्ति होना है वो होंगी, क्या उसमें अब आरक्षण देखने को मिलेगा। तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की बातें हैं। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। बीच बहस में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।